हेलो दोस्तों, नमस्कार। केबीएस की टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आपका स्वागत है। या फिर आप यूपी में टीजीटी पीजीटी देना चाह रहे हैं या एलटी ग्रेड की भर्ती जो यूपी में आने वाली है, फिलहाल ये इस समय आप कोई भी भर्ती देना चाह रहे हैं अगर फिजिकल एजुकेशन से, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो, पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, आइए देखिए। कल मैंने 50 क्वेश्चन करा दिए थे। आज मैंने 51वां क्वेश्चन है। मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? अरस्तु हैं, प्रोफेसर मैकडूगल हैं, पीटी नन है या जॉन डीवी है? तो ये होंगे आपके प्रोफेसर मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए। खेल ही जीवन है। खेल ही जीवन है। ठीक है, तो ये किसने कहा? खेल ही जीवन का सिद्धांत किसने दिया? पीटी नन ने या सेबेस्टियस को या जॉन डीवी को या रूसो को? तो इसमें 52 का होगा आपका सी, जॉन डीवी। खेल ही जीवन है सिद्धांत की व्याख्या जो की थी वो जॉन डीवी ने की थी। 53वां देखिए। किसी भी शारीरिक क्रिया या खेल से पहले मांसपेशियों के अनुकूलन के लिए किया जाता है। मांसपेशी अनुकूलन, वार्मिंग अप, गरमाना, रिबलिंग डाउन या इनमें से कोई नहीं। तो शारीरिक क्रिया या खेल से पहले मांसपेशियों को वार्मिंग अप दिया जाता है, यानी गरमाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रतियोगिता या कठिन शारीरिक श्रम के पश्चात शरीर को सामान्य अवस्था में लाने के लिए किया जाता है। डिमलिंग डाउन, लेटन, संतुलित आहार या मनोरंजन? तो इसमें लिम्बरिंग डाउन किया जाता है, थिसिल होना। किस क्रिया द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट और वसा का वर्क डाउन किया जाता है जिससे शारीरिक क्षमता में बढ़ोतरी होती है? भार प्रशिक्षण, प्रदीप प्रशिक्षण, एरोबिक क्रियाएं या अनारोबिक क्रियाएं? तो ये होता है आपका एरोबिक क्रिया द्वारा। 56वां देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एरोबिक क्रिया नहीं है? जॉगिंग, साइकिलिंग, कैलिस्थेनिक्स या प्रदीप प्रशिक्षण? तो एरोबिक क्रिया जो है वो नहीं है, वो है आपकी प्रदीप प्रशिक्षण। एरोबिक क्रिया नहीं है। साइकिलिंग, जॉगिंग और कैलिस्थेनिक्स ये आपकी एरोबिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है आपका। कौन सी क्रिया एरोबिक और एनारोबिक दोनों है? तालबद्ध व्यायाम, जॉगिंग, साइकिलिंग या कैस्थेनिक्स? तो ये है आपका 57 का सी, साइकिलिंग। एरोबिक और एनारोबिक दोनों क्रिया हैं ये। किस एरोबिक क्रिया से शरीर की केवल सामान्य पुष्टि प्राप्त होती है? कैलिस्थेनिक्स, जॉगिंग, तालबद्ध व्यायाम या भार प्रशिक्षण? तो 58 का होगा ए, कैलिस्थेनिक्स। कौन सी एरोबिक क्रिया मुख्यतः मनोरंजन के काम आती है? कैलिस्थेनिक्स, तालबद्ध व्यायाम, जॉगिंग या साइकिलिंग? तो 59 का होगा बी, तालबद्ध व्यायाम। उस विशेष व्यायाम को क्या कहते हैं जो डंबल आदि की सहायता से मांसपेशी विशेष को शक्तिशाली बनाते हैं? प्रदीप प्रशिक्षण, जॉगिंग, साइकिलिंग या भार प्रशिक्षण? तो 60 का होगा डी, भार प्रशिक्षण। भार प्रशिक्षण विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? भारत में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, स्वीडन में? तो 61 का होगा आपका सी, जर्मनी में किया गया था ये। प्रदीप प्रशिक्षण विधि के प्रतिपादन किसने किया था? मॉर्गन एंडमसन या जेटी के पैट्रिक ने या हिल डेविरस ने या पीजी हंट ने? तो 62 का आपका होगा ए वाला, मॉर्गन और एंडमसन ने, इंग्लैंड के।
पर्दी प्रशिक्षण विधि किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? 1951, 1953, 1955 या 1957? तो ये आई थी 1957 में। जो व्यायाम सामान्यतः एक स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आइसोटोनिक, आइसोमीट्रिक, आइसोकाइनेटिक या भूतपूर्व व्यायाम? तो ये है आपके आइसोमीट्रिक व्यायाम। कौन से? 65 का जो होगा वो होगा आपका बी, आइसोमीट्रिक व्यायाम। जिस व्यायाम में सामान्यतः गतियां प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती हैं उन्हें क्या कहते हैं? आइसोकाइनेटिक व्यायाम, आइसोमीट्रिक व्यायाम, आइसोटोनिक व्यायाम या जर्मन व्यायाम? तो 66 का आपका होगा सी, आइसोटोनिक व्यायाम। आइसोमीट्रिक और आइसोटोनिक व्यायाम के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? आइसोकाइनेटिक व्यायाम या पेरिन व्यायाम, आइसोनेपिट्रिम व्यायाम या सेबेस्टियन व्यायाम? तो आइसोटोनिक और आइसोमीट्रिक व्यायाम के मिश्रण को आइसोकाइनेटिक व्यायाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आइसोकाइनेटिक व्यायामों की खोज किसने की थी? तो 1961 जेफनर क्ले ने की थी, 1963 मॉर्गन एंड एडसन ने की थी, या 1965 कोलिवर जॉन ने की थी, या 1968 पेरिन ने की थी? तो 68 का आंसर होगा डी, ये की गई थी 1968 पेरिन द्वारा। कौन सा आइसोमीट्रिक व्यायाम नहीं है? दीवार को ढकेलना, भार लेकर खड़े रहना, एक ही स्थान पर दौड़ना, इनमें से कोई नहीं? तो 69 का होगा सी, एक ही स्थान पर दौड़ना। ये आइसोटोनिक का है। अगला देखिए, कौन सा व्यायाम आइसोटोनिक का नहीं है? भार प्रशिक्षण, कूदना या मैडिस बॉल के साथ व्यायाम करना, दीवार को ढकेलना? तो दीवार को ढकेलना ये आइसोमेट्रिक का है, आइसोटोनिक के ये तीनों हैं। तो ये नहीं होगा आपका। किस प्रकार के व्यायामों को प्रयोग नाव खेना और तैरना आदि पानी के खेलों में किया जाता है? आइसोमीट्रिक व्यायाम, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक या निरंतर प्रशिक्षण? तो 71 का आपका होगा सी, आइसोकाइनेटिक व्यायाम। अगला क्वेश्चन देखिए, सहन क्षमता बढ़ाने की सबसे अच्छी प्रशिक्षण विधि है? सहन अंतराल प्रशिक्षण विधि, निरंतर प्रशिक्षण विधि, पर्दी प्रशिक्षण या तैरना? तो 72 का होगा बी, निरंतर प्रशिक्षण द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रॉस कंट्री किस प्रशिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है? अंतराल प्रशिक्षण, निरंतर प्रशिक्षण, पर्दी प्रशिक्षण या फाटलेग प्रशिक्षण? क्रॉस कंट्री तो ये मानी जाती है आपकी निरंतर प्रशिक्षण की विधि। अंतराल प्रशिक्षण विधि के प्रतिपादन किसने किया? बिकला ने, जेटोपैक ने, टोनी क्रूज ने, पावो नूरमी ने? तो 74 का आंसर होगा पहला, बिकला द्वारा। अंतराल प्रशिक्षण विधि का सर्वप्रथम कब प्रयोग किया गया? 1920, 1922, 1925 या 1927? 75 का होगा ए, 1920। कौन सी प्रशिक्षण विधि प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति फिर प्रयास और पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित? निरंतर प्रशिक्षण, पर्दी प्रशिक्षण, अंतराल प्रशिक्षण या फाटले? तो अंतराल प्रशिक्षण विधि। क्षेत्र का होगा सी आपका। फाटलेग प्रशिक्षण विधि किस देश की देन है? स्वीडन की, जर्मनी की, इंग्लैंड या फिनलैंड की? तो 77 का होगा ए, ये है स्वीडन की। लेजिम का भार कितना होता है? लगभग 1 किलोग्राम, लगभग 2 किलोग्राम, लगभग आधा किलोग्राम या लगभग 3 किलोग्राम?
तो 78 का होगा आपका ए, लगभग 1 किलोग्राम होता है लेजिम का वजन। लेजिम के हैंडल की लंबाई लगभग कितनी होती है? 12 से 15 इंच, 15 से 18 इंच, 14, 17 या 16 से 19। तो ये होती है आपकी 15 से लेकर के 18 इंच। लेजियम चेन के बीच कितनी लंबी छड़ लगी होती है? 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच या 7 इंच। तो वो लगी होती है आपकी कितनी? 5 इंच लंबी चेन लगी होती है। लेजिम की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती हैं? लेजिम की होती हैं आपकी 12 अवस्थाएं। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लेजिम की नहीं है? पवित्र, चार आवाज, पीछे छलांग या जानतिक। जानतिक जो है वो लेजिम की अवस्था नहीं है। डंबल शब्द का अर्थ है दो सिरा भार, हस्त व्यायाम, हस्तचलित भार या भार। तो 83 का आपका आंसर होगा आपका ए वाला, दो सिरा भार। डंबल का प्रयोग मुख्य रूप से आरंभ हुआ था भारत में, रूस में, पश्चिमी देश में या पूर्वी देश में। तो 84 का जो आंसर होगा, डंबल का प्रयोग मुख्य रूप से आरंभ हुआ था, तो ये आरंभ हुआ था आपका पश्चिमी देश में। टिपरी का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? मथुरा और ब्रज में, दक्षिण भारत में, पूर्व भारत में, पश्चिमी भारत में। तो 85 का आंसर होगा ए, मथुरा और ब्रज में होता है इसका उपयोग। टिपरी किसकी बनी होती है? लोहे की, लकड़ी की, पीतल की या बांस की। तो टिपरी जो है वो होती है आपकी बांस की बनी हुई। टिपरी की लंबाई कितनी होती है? 15 से 18, 16 से 15 या 18 से 22 या 20 से 24। तो टिपरी की जो लंबाई है वो है आपकी 15 से 18 इंच। टिपरी के डंडे की मोटाई कितनी होती है? 18 से 23 मिमी, 20 से 25 मिमी, 22 से 27 मिमी या 24 से 25 मिमी। तो ये होती है आपकी 20 से लेकर के 25 मिमी। टिपरी का भार कितना होता है? 100 ग्राम, 120 ग्राम, 150 ग्राम या 200 ग्राम। तो टिपरी का जो भार होता है वो होता है 100 ग्राम। प्रतियोगिता की किस पद्धति में एक बार हार जाने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है? चुनौती, राउंड रॉबिन्स, संयुक्त पद्धति, नॉकआउट पद्धति। 90 का आंसर जो होगा वो होगा आपका नॉकआउट पद्धति। कौन सा है? नॉकआउट पद्धति। नॉकआउट पद्धति कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या 5। तो ये होती है आपकी 5 प्रकार की। निम्नलिखित में से कौन सा नॉकआउट पद्धति का प्रकार नहीं है? कॉन्सोलेशन पद्धति, वैगनाल पाइल्ड पद्धति, पिरामिड पद्धति या सिंगल नॉकआउट पद्धति। तो 92 का आंसर होगा आपका सी, पिरामिड पद्धति। निम्नलिखित में से कौन सा नॉकआउट पद्धति का प्रकार नहीं है? कॉन्सोलेशन पद्धति, वैगनाल बाइट पद्धति, पिरामिड पद्धति या सिंगल नॉकआउट पद्धति। तो ये है आपका कौन सी? तो 92 का आंसर होगा आपका कौन सा? सी वाला, पिरामिड पद्धति। नॉकआउट पद्धति में कुल मैचों की संख्या जानने का फार्मूला है? कुल टीम -1, कुल टीम +1, कुल टीम -2 या कुल टीम +2।
93 का। तो ये होगा कुल टीम -1, कुल टीम -1 नॉकआउट पद्धति में कुल मैचों की संख्या जानने का। ठीक है, नॉकआउट पद्धति में टीमों की संख्या पावर ऑफ 2 है तो कितनी बाई दी जाएंगी? 4, 6, 7, इनमें से कोई नहीं, एक भी नहीं दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस किस नॉकआउट पद्धति में पराजित टीम को दोबारा खेलने का अवसर मिलता है? सिंगल नॉकआउट, डबल नॉकआउट, बैगनर वाइल्ड या नॉकआउट टीम? तो ये होगा डबल नॉकआउट पद्धति में। 95 का जो आंसर होगा वो होगा बी। 96 में देखिए, कॉन्सलेशन प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या 5? तो कॉन्सलेशन जो प्रतियोगिता होती है वो होती है 2 प्रकार की। 97 देखिए, किस प्रतियोगिता में पद्धति में एक टीम को सभी टीमों से खेलना पड़ता है? नॉकआउट पद्धति, राउंड रोबिन पद्धति, संयुक्त स्वरूप या चुनौती पद्धति? तो 97 का आंसर होगा बी, राउंड रोबिन पद्धति। राउंड रोबिन प्रतियोगिता के सिंगल लीग प्रकार में कुल मैचों की संख्या कितने मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है राउंड रोबिन में? तो n(n-2/2), n(n+2/2), n(n-1/2) या n(n-2/2)। तो 98 का आंसर होगा आपका सी वाला, ये वाला सूत्र। राउंड रोबिन की डबल लीग पद्धति में कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र, तो इसमें होगा n(n-1/2), n(n-1) या n(n+2) या n+1/2। तो इसका सूत्र होगा आपका बी वाला 99 का। प्रतियोगिता में आगे लेने वाली टीमों की संख्या अधिक होने पर इन्हें विभिन्न ग्रुपों में किस पद्धति द्वारा बांटा जाता है? संयुक्त, नॉकआउट, चुनौती या राउंड रोबिन? तो 100 का आंसर होगा आपका ए, संयुक्त प्रतियोगिता द्वारा। 101, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति संयुक्त प्रतियोगिता का प्रकार नहीं है? लीग नॉकआउट, लीग या लीग कम आउट कम लीग या कम वेव टाइप या नॉकआउट कम लीग? तो 101 का होगा आपका सी, कम वेव टाइप। पिरामिड टाइप, किंग टाइप और कॉब वेव टाइप पद्धति की प्रतियोगिता पद्धति का प्रकार है? नॉकआउट, चुनौती प्रतियोगिता, लीग प्रतियोगिता, संयुक्त प्रतियोगिता? 102 का होगा बी, चुनौती प्रतियोगिता। आदर्श धावक पथ माना जाता है 200 मीटर, 400 मीटर, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो 103 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, 400 मीटर। आदर्श धावक पर 400 मीटर की स्टार्ट होती है 70 मीटर पर, लगभग 80 मीटर, लगभग 85 या लगभग 90? तो वर्तमान में 84.39 है, 84.39 पर है ये। आदर्श धावक पथ में कम से कम कितने गलियारे होने चाहिए? 5, 7, 8 या 6? तो इसमें गलियारों की संख्या होनी चाहिए 8। आदर्श धावक पथ में प्रत्येक गलियारे की चौड़ाई कितनी होती है?
आधा धावक पथ में प्रत्येक गलियारे की चौड़ाई कितनी होती है? 1.20 मीटर, 1.22, 1.25, 1.30, तो ये होती है 1.22 मीटर। धावक पथ में निकालने का सूत्र है, स्टैगर निकालने का सूत्र, तो डब्ल्यू पहला होगा, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसमें होगा आपका माइनस, ये वाला डी वाला होगा। आदर्श धावक पथ के निर्माण की दिशा क्या होनी चाहिए? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण या उत्तर पश्चिम? तो उत्तर और दक्षिण दिशा होनी चाहिए। धावन पथ के अंकन के लिए किस कोण की आवश्यकता होती है? 60, 70, 89 या 90? तो 109 का जो होगा वो होगा आपका डी, 90 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सी धावन पथ के अंकन की विधि नहीं है? पूर्ण कर्ण विधि, वर्चुअल विधि, अर्ध कर्ण विधि या पाइथागोरस विधि? तो 110 का होगा बी, वर्चुअल चाप विधि। आदर्श धावक पथ की लंबाई निकालने का सूत्र कौन सा है इसमें? पहला होगा, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो आदर्श धावक पथ की लंबाई निकालने का जो सूत्र है वो है आपका कौन सा, ये वाला, 2r प्लस NW प्लस स्टैगर। आदर्श धावक पथ की चौड़ाई निकालने का सूत्र है, कितना है इसमें? तो ये है आपका पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ये है आपका कितना, चौथा सूत्र है। ठीक है, 112 जो क्वेश्चन थे मैंने करा दिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सारी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।